जो लोग फर्जी वोट बनवाने के चैंपियन रहे वो इस बार सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र में संदेह की गुंजाइश जितनी कम होती जाए उतना अच्छा है। बुलडोजर जिसको दमन और अन्याय के प्रतीक के तौर पर विपक्षी दलों ने घोषित किया था, पंजाब के किसानों को मोहरा बनाया गया। कोई कह रहा है कि भगवंत मान को साफ दिख रहा है कि पंजाब बर्बाद हो गया। जिस तरीके से राष्ट्रगान के समय में जो उनका रूप दिखा है, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो शर्मसार करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़े कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्राफ बीजेपी का नीचे लाए। ये तो इस देश के मुसलमानों को सोचना है। और ठेकों में 4% आरक्षण की बात करके प्रियंका गांधी फिर गाजा के लिए चिंतित हो गई। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में ढेर सारी बातें हैं और जो सबसे अच्छी बात है इस अंक की कि वो ऐसे सुधार, ऐसी सच्चाइयां सामने आई जो शायद पहले नहीं आ रही थी। वो सब कुछ सामने आ रहा है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म कब तक चलता रहेगा। वो भी सामने आ रहा है कि कई बार जिस हथियार को आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, वही आपके ऊपर भी हमला हो जाता है। ये कहानी बिहार से आ रही है। कर्नाटक की भी बात करेंगे और बात इसकी भी करेंगे कि क्या लोगों की बुद्धि, क्या लोगों का विवेक, वो अब सब कुछ गिरवी होने जा रहा है। क्या दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं वो असल बुद्धिमत्ता पर हावी होने जा रही है। ग्रोक की बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये सारी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस बड़े सुधार से जो भारत में ऐसा सुधार होने जा रहा है कि ये दुनिया के हर देश के लिए विकसित हो, विकासशील हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, उच्च आय वर्ग हो, मध्यम आय वर्ग हो, निम्न आय वर्ग हो, तकनीक के बादशाह हो या तकनीक में फिसड्डी हो, सबको भारत के पीछे ही खड़ा होना है। और वो सुधार कौन सा है जानते हैं? वो सुधार वो है जिसने हमने दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाकर रखा है। चुनाव आयोग ने, राजकिशोर, ये बड़ी पहल की है कि आधार और वोटर आईडी लिंक होने जा रहा है। दरअसल ये सुधार पहले ही हो जाना चाहिए था हर्षवर्धन, लेकिन अब जो लोग इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उन्हीं के पोषित और पालित लोग ही कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ गए थे। 2015 में शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन खैर तब आधार को उस तरीके की वैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। 19 में फिर इसके बाद शुरुआत होती है। अब आप ये देखिए, जो लोग फर्जी वोट बनवाने के चैंपियन रहे हैं वो इस बार सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए भारतीय जनता पार्टी ने और कह रहे हैं कि चोरी की सरकार बना ली। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि घुसपैठ जहां पर सबसे ज्यादा होती है उस पश्चिम बंगाल में, या रोहिंग्या और दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिहाज से अगर दिल्ली में जो पूरा डेटा आया था हर्षवर्धन, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। खैर, मुझे लगता है कि अब इन सब आरोप प्रत्यारोप को तिलांजलि का वक्त है। और जब आधार के साथ में जब ये वोटर आईडी जुड़ने जा रहा है तो अभी तक स्वैच्छिक था, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इसको इस तरीके से किया जाएगा कि 66 करोड़ लोग तो अभी भी आ ही गए ना उसके दायरे में। अब 33 करोड़ कौन लोग हैं भाई, क्यों नहीं आना चाहते हैं? मुझे लगता है इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि हम भारतीय थोड़ा लास्ट डेट सबमिशन के आदी हैं। हमारी आदत होती है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना, आखिरी तारीख क्या है भैया? नौकरी का फॉर्म भरना, आखिरी तारीख क्या है? बिजली का बिल भरना, आखिरी तारीख क्या है? तो जब तक कोई भी चीज हमारे ऊपर फोर्स नहीं होती, एकदम लगता नहीं कि अरे अब तो गड़बड़ा जाएगा, जब तक पेनल्टी उसमें लिख के नहीं आता बिजली के बिल में, तब हम बिजली का बिल नहीं जमा करते। तो मुझे लगता है कि 66 करोड़, अगर 99 करोड़ में से 66 करोड़ यानी 66 करोड़ लोग वो पहले ही लिंक करा चुके हैं। इसको आप ये भी देखिए, इतना प्रोपेगेंडा, इतना वितंडावाद, बावजूद इसके देश का एक बड़ा वर्ग तैयार है जो कह रहा है कि भैया एक आधार पहचान पत्र है, उस आधार पहचान पत्र के साथ अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड जुड़ गया, बिल्कुल। और जाहिर है इसके पहले हमने देखा ना कि पैन और आधार जोड़ा गया, जो इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज थी वो कम हुई, बहुत सी चीजें ठीक हुई। अब मुझे लगता है लोकतंत्र की बुनियाद को प्रभावित करने वाला ये जो निर्णय है ये बड़ा शानदार होगा। अच्छा, इसमें एक पहलू है, देखिए ठीक है कि 15 में तो पायलट प्रोजेक्ट आया तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। टीवी पर हम लोग बहस में भी हुआ करते थे कि क्या निजता का कानून, अच्छा गूगल आपको दिन में 72 बार आपको लोकेशन पकड़ के भेज दे अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं। आधार से निजता के कानून का उल्लंघन हो रहा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम यही तो कह रहे थे, हमारी बात मान गई। कांग्रेस कह रही है देखा हमारे जननायक की बात के दबाव में फिर से चुनाव आयोग को आना पड़ा।
कमाल की बात ये, जब 15 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो नरेंद्र मोदी इसका मतलब 14 में जब आए थे, एक तरह से वेब ऑफ रिफॉर्म्स, यानी एक के बाद एक सुधार नरेंद्र मोदी के दिमाग में थे। जब वो दिल्ली के लिए चले थे गांधीनगर से, तभी उसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। 15 आते आते उन्होंने सबका ऐलान कर दिया था, कुछ लागू हो गए, कुछ अब लागू हो रहे हैं। लेकिन अब वहां से तो हम आ ही गए, बैलेट बॉक्स नहीं फेंका जाता, बैलेट पेपर नहीं फाड़ा जाता, अचानक छापा खाना नहीं शुरू होता अगली आखिरी के 2 घंटों में। तो अब इतना कुछ सुधार हुआ। मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर है। लोकतंत्र में संदेह की गुंजाइश जितनी कम होती जाए उतना अच्छा है। नहीं देखिए, मेरी बस चिंता अब यहाँ पर दूसरी है। संदेह की गुंजाइश कम होती जाए उसके लिए ये फैसला किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये प्रभावी है, और इससे ज़्यादा प्रभावी कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ में अब दूसरी थ्योरीज भी चलने लग गई हैं कि कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग कागज़ नहीं दिखाना चाहते थे, है ना, वोट भी देंगे कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो उनके पैरोकार भी अभी से कुछ आवाज़ें उठने लग गई हैं। अभी जो जननायक आज की तारीख में जो बात कह रहे हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस के सुर आपने देखे कि किस तरीके से आ रहे हैं? वो भी इंडी ब्लॉक वैसे तो बना नहीं, लेकिन मतलब हैं तो अभी उसी में ना। तो अब कल को कहीं कंपटीशन ना शुरू हो जाए ममता बनर्जी और राहुल गांधी में कि फिर से वो यही कहना शुरू कर जाए। लेकिन अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो एक बात आपको माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से जब प्रधानमंत्री बनकर आए, तो वो यहाँ पर सिर्फ पद पर बैठने के लिए और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर और उनके चंगुल में फंसकर फैसले लेने के लिए नहीं आए थे। उनका रोड मैप क्लियर था, कौन कौन से फैसले करने, कौन कौन से नहीं करने, जो संकल्प पत्र था, और उसके साथ में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी बाधाएं थी कैसे दूर की जाती हैं, वो गुजरात का उनका अपना अनुभव, वो केंद्र में आकर उसको उन्होंने और परिमार्जित किया। और ये जो आपको फैसला दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन ने कहा कि पैन और उसको जोड़कर, किस तरीके से आधार को जोड़कर तमाम आर्थिक अनियमितताएं कम की गई हैं। और ये चुनाव जितना स्वच्छ, जितना सुंदर, जितना संपन्न हो, याद करिए जब अमेरिका में बैलेट गिने जा रहे तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में कब गणना हो गई थी और अभी हमारे यहाँ इतनी गणना हो रही है, चली रही है, और वो आबादी का अंतर देख लीजिए कितना है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भारत अगर कोई बड़ा कदम उठा रहा है रिफॉर्म की दृष्टि से, हर्षवर्धन की इस बात से 100% सहमत हूं कि भाई कुल मिला कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जो है कहना नहीं चाहिए वो शब्द, थूक के चाटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें एक चीज और है, कई बार बुद्धि देर से खुलती है, तो हो सकता है बुद्धि देर से खुली हो, ऐसे भी मान सकते हैं भाई। कई बार होता है ना, बुद्धि बंद हो गई, अब वो नहीं खुल रही है, अचानक कहीं टक से लगा बुद्धि खुल गई, तो ये तो होता है ना। तो मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है। खैर, इसका दूसरा पहलू है, उसके लिए बुद्धि खुद की होनी पड़ेगी ना खुलने के लिए। अगर कोई वहां पर चिप जा रहा है और वहां पर कुछ फीड किया जा रहा है और कार्ड उसको रीड कर रहा है, कई बार करप्ट रीड कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। और वो हमें यहाँ भी देखने को मिला, जब पंजाब के किसान पिछली सरकार के समय आकर वार्ता करते हैं अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय से, कहते हैं कि हम 5 फसल पर जो एमएसपी पे सरकार खरीदेगी वो उगाएंगे। 48 घंटे नहीं बीतता पर सरवन सिंह पंधेर और जगदीप डल्लेवाल पलट जाते हैं। तो वो चिप किसान आंदोलन में भी थी। वो चिप, कोई कह रहा है कि अब सोरोस की फंडिंग खत्म हो गई क्या, कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार रही नहीं तो अब काहे को इंटरनेट और बिजली पानी प्रोवाइड कराए। कोई कह रहा है कि भगवंत मान को साफ दिख रहा है कि पंजाब बर्बाद हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या करें, कुछ तो करेंगे। कोई कह रहा है लुधियाना पश्चिम की विधानसभा सीट वो फंस गई है, उद्योगपति कह रहे हैं, कारोबारी लोग कह रहे हैं कि तुम तो हमें बर्बाद करके छोड़ोगे। तो मुझे लग रहा है वजह चाहे जो हो, लेकिन भगवंत मान की सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा है। ये आप सोचिए, किसानों पर बुलडोजर भाजपा की सरकार ने नहीं चलाया, बल्कि आलोचना होती है कि दिल्ली में चढ़ गए, लाल किले पर चढ़ गए, आईटीओ पर चढ़ गए, बॉर्डर घेर कर बैठे, लेकिन कभी बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर कहां चला? भगवंत मान जो कहते थे एक एक दाना कनक खरीद लेंगे, कनक मतलब गेहूं, तो एक एक दाना कनक खरीदने जा रहे थे। और अब स्थिति ये कह रहे हैं कि जाओ जो करना हो कर लो। पंजाब में बवाल हो रहा है, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर खुल गया है। और जो बात पंजाब के बर्बाद होने की हर्षवर्धन बता रहे, इसका एक छोटा सा आंकड़ा आप ऐसे देख लीजिए। 13 महीनों का ये जो रोड ब्लॉकेज था, इससे पंजाब की इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एस्टिमेट बनाया जा रहा है। और कैसे, आप समझ लीजिए कि घूम घूम के जो पूरे ट्रक जा रहे थे, सब जा रहे थे, मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि 15% तो उसी में भर गया, और जो आपका होजरी उद्योग और तमाम जो चीजें थी वो सब तो वहां बर्बाद होने के कगार में आ गए, जो लुधियाना और सब जगह की बात कर रहे थे। और हरियाणा में
जो अगर आप देखेंगे कि उनका जो है 23,000 करोड़ से जो है 84,000 करोड़ पहुंच गया जो कारोबार था, और पंजाब का जो है वो जो है 18 से 23 ही पहुंच पाया। तो आप ये समझिए कि हरियाणा ने 4 गुना से ज़्यादा वृद्धि की और पंजाब कितना पीछे रह गया। ये एक चीज़ सबके समझने की बात है कि लगातार आप प्रोपोगेंडा जब फैलाते हैं और चीज़ों को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है। और अब जनता की तरफ से जब ये आवाज़ उठनी शुरू हुई, ये बिल्कुल सही बात है। स्वाति मालीवाल ने तो बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि भाई वहाँ से जब चुनाव लड़ रहे हैं लुधियाना पश्चिम से और उनको लग रहा है कि वहाँ पर कारोबारी उनके साथ में नहीं आएंगे, और आप देखिए बुलडोजर जिसको दमन और अन्याय के प्रतीक के तौर पर विपक्षी दलों ने घोषित किया था, और तमाम जो उनके स्वतंत्र पत्रकार हैं वो भी इस तरीके की बात करते थे, आज की तारीख में इस पे कोई बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है हर्षवर्धन? नहीं, वो बोलेंगे कहां से? उनकी तो दुकान चली, उनके यूट्यूब चैनल ही इस किसान आंदोलन से चले। वहां हार फूल माला पहन पहन कर वो अपने आप को उसी से स्थापित किए हैं। वहीं जाकर लस्सी पी के, वहीं जाकर छोला भटूरा खाकर वो मौज में रहे। वहीं काजू किशमिश बादाम वो रहता था और वो कहते थे कि किसान आंदोलन। भला कौन सा किसान आंदोलन होगा जो एमएसपी के लिए लड़ रहा हो और मॉडिफाइड ट्रक बस ट्रैक्टर वो आ रहे हैं? वो कौन सा किसान आंदोलन होगा जहां लस्सी और छोले भटूरे का लंगर चल रहा हो और वो कहें कि हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं? एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इस देश के किसानों को उनके मूलभूत अधिकारों से 75 सालों से वंचित किया जा रहा है। कृषि कानून भी एक ऐसा सुधार है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि 15 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आधार वोटर आईडी लिंक का, ऐसे ही कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने वो दुस्साहस किया था, कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। हुआ क्या? नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, पंजाब के किसानों को मोहरा बनाया गया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उसका लाभ लिया गया, सीमावर्ती पंजाब है वहां भड़काया गया, वहां नाना प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाया गया। रवनीत बिट्टू तब कांग्रेस में हुआ करते थे, इन्होंने कहा था खालिस्तानी उसमें घुस गए, भाजपा का आरोप नहीं था। और सच भी यही है कि अब जब फंडिंग रुकी, जो लोग पूछते हैं क्या किया सरकार ने, फंडिंग रुकी, जब अब बाहर से पैसा आना बंद हुआ तो आंदोलन की कमर टूट गई। और ये नेता जो सोचते थे कि उसके आधार पर हम कुछ कर लेंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे, जब उनकी सत्ता गई तो अब वो किसानों को बुलडोजर से रौंदवा रहे हैं, अब वो किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, अब वो किसानों के साथ हर तरह की वो बेईमानी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन किसान नेताओं के साथ न तब था ना अब हूं। जगह बदलने से नहीं बदल जाता है मुद्दा अभी भी वही है। ये किसानों के साथ बेईमानी करने वाले लोग हैं, ये किसान नेता नहीं है। किसान जो है 12-13 महीने अपना खेत छोड़कर सड़क खोद कर नहीं रह सकता। वो खेत खोदता है, खेत पाटता है, निराई गुड़ाई करता है, बीज लगाता है, उपज होती उसी करता है। और आज भी किसानों को उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं। राजकिशोर, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। और एक बार पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, क्यों पंजाब में हर आंदोलन या हर बातचीत जो कह रहे हैं कि लगातार विफल होती, पहले मान जाते हैं, फिर विफल क्यों होती है? क्योंकि उस ग्रंथि को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 70 के दशक में नक्सलवाद वहां पर चरम पे था, और जिस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ हर्षवर्धन, उस समय वहां पर 250 से 300 नक्सलवादी थे वहां पर। तो नक्सलवाद क्या करता है? स्टेट के खिलाफ हमेशा रहता है, और खालिस्तानियों ने उसके बीच में ही जगह बनाई। तो ये नक्सलवाद और खालिस्तानियों का जो पूरा गठजोड़ था, जो सीमा पार से, और फिर जो सोरोस अंकल टाइप के जो लोग थे ना, सोरोस के मानस पुत्रों की तरफ से जो फीड किया जा रहा था, उन्होंने हमेशा भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की। और अब जनता को, व्यापारियों को, उद्यमियों को जब ये चीज़ समझ में आई, और मुझे लगता है कि ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री को तो शायद भगवंत मान को समझ में आने लग गई थी, लेकिन अब किया क्या जाए। यहाँ दिल्ली में जो बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल, वो केजरीवाल हर चीज पे रोक इसलिए लगा देते थे क्योंकि उनको एक अलग तरीके की राजनीति करनी थी। वो तो सीधे सीधे दिल्ली के बाद छोटी दिल्ली से बड़ी दिल्ली का सपना देख रहे थे ना। नहीं, लेकिन वो तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको काम करना नहीं था, दिल्ली की सड़कें टूटती जा रही थी, उनको कूड़ा हटाना नहीं था, पहाड़ बड़ा होता जा रहा था, उनको यमुना साफ करती नहीं थी, उसमें झाग और केमिकल और जाने क्या क्या होता जा रहा, उनको कुछ करना नहीं था। उनको पता था कि जैसे वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, वैसे बिना काम की दिल्ली की सरकार चलती रहेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार साम दाम दंड भेद करके उनको निपटा दिया, और उनके अपने कर्म उनको ले डूबे। वरना ये किसान आंदोलन भी चलता रहता, सरकार के पैसे से ही पत्रकारों को और अलग अलग लोगों को पैसे जाते रहते और महिमा मंडन होता रहता। क्यों वहां पड़े हुए अरविंद केजरीवाल? पंजाब में ही विपश्यना करना है, पंजाब में ही मॉडल बनाना है। और जब सरकार आई थी तब भी कहा था 3 साल में नशा मुक्ति कर देंगे, अब फिर आजकल कह रहे हैं नशा मुक्ति कर देंगे। तो भगवंत मान किस लिए? खुद ही बैठ जाए। नहीं तो वो बैठे ही हुए हैं वहां पर, और उनके बैठे बैठे ही किसानों पर ये सब चीजें हुई हैं। तो ये तो इसके मायने क्या है? आप उनको समझ में वहां पे आ रहा, फंडिंग अब कहां से होगी? दिल्ली चला गया है,
अब कुल मिला के उद्यमियों के बीच में अगर आप अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, 20,000 करोड़ का नुकसान जब वहां के उद्यमी बता रहे हैं कि हो रहा है, तो आपको फंड कहां से मिलेगा? सरकार आप कुछ भी बना लीजिए। और वहां पर लगातार ही बात चल रही थी, आप देखिए कितने वीडियोज आते थे, लोग बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हो रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। और भैया कौन सा किसान आंदोलन होता है? आप तो काजू किशमिश की बात कर रहे हैं। कौन से किसान आंदोलन में किसान जो है वो किसी लड़की के साथ बलात्कार करे, किसी व्यक्ति को इस तरीके से निर्ममता के साथ रात भर तड़पाकर मार डालें, और इन सब चीजों पर लोगों के मुंह में दही जम जाता रहा। तो आप समझिए इस इकोसिस्टम को। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो नाराजगी तमाम लोग की थी कि इनसे क्यों नहीं उस शक्ति से निपटा जा रहा है, लेकिन देर लगी, अपने आप एक्सपोज होने दिया गया। लेकिन गजब की बेईमानी है कि भगवंत मान की सरकार पिटवाए उनको, वहां की पुलिस लाठी चलाए, और अब तो लोग मजाक कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट वाली सीआईएसएफ वाली जवान कहाँ है जिसने कंगना को थप्पड़ मारा था। वहां महिलाओं को भी पंजाब पुलिस पीट रही है जो किसान के नाम पर बैठी हुई, वो भी एक दिख रहा। तो मुझे लगता है कि सुधारों की राह में रोड़े कितने हैं, कितने तरह की साजिशें होती हैं देश को पीछे ले जाने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के अलावा किसानों की बेहतरी का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, उपज की कीमत तय करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री के मोड में एग्रीकल्चर को ले जाना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज और, स्वामीनाथन जी जब जीवित थे तो 2016 में लिख के गए कि यही सरकार है, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है। सोनिया जी की वाली जो सरकार थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर जी, तो उन्होंने तो रोक लिया था, रिपोर्ट ही नहीं पेश की थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो जो यूपीए सरकार में धान और गेहूं खरीदा जाता था, उसका 2 गुना से अधिक रकम का धान और गेहूं इस 10 साल में खरीदा गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अभी भी जो असली किसान है उसको न्याय मिल पाएगा, या ये जो तथाकथित किसान है अराजकतावादी हैं, वो फिर से उनका हिस्सा रोक लेंगे। लेकिन अराजकता तो बिहार में भी बहुत है। हाँ बिल्कुल, अराजकता बिहार जा रहे हैं, बस इस टिप्पणी के साथ में जा रहे हैं कि जो आपने 3 कृषि कानूनों की जो बात की है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इस देश में 85 से 90% मझोले और सीमांत किसान हैं। वो इस आंदोलन में कितने हैं, जरा ये देखने और सोचने और समझने की बात है। किसान नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ किसान हैं। बिल्कुल। और 12 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ तो कुल पंजाब की आबादी है, और उस पंजाब की आबादी के कितने लोग उस आंदोलन से जुड़े होंगे, आप इसको सोच लीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो लोग एक्सपोज आए हैं, जो हुए हैं, और जो सच सामने आ रहा है, ये अच्छी बात है। और वैसे मैं किन्हीं भी कारणों से किया गया हो, ये कदम जो उठाया गया, ये ठीक कदम उठाया गया है। उसके पक्ष में हूं, हालांकि लेकिन मान ने बेईमानी की है, हाँ, बेईमानी तो की है, दिखाया, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि बिहार के साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है। नीतीश जी की दशा कैसी है? हाँ, दरअसल नीतीश कुमार, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या जो भी आज की तारीख में पिछले 2 दशकों से एक वो जीत की गारंटी बने हुए थे, किसी भी पक्ष के साथ में जा रहे थे। और नीतीश कुमार को जो विद ड्यू रिस्पेक्ट बार बार मैं कहता हूं, जो उन्होंने बिहार के लिए किया, लेकिन वो कर चुके हैं। अब जिस तरीके से राष्ट्रगान के समय में जो उनका रूप दिखा है, वो बहुत धीरज वाले, धैर्यवान और संजीदा नेता रहे, ये स्पष्ट होता है हर्षवर्धन। जिस तरीके से उनकी राबड़ी से तू में हो रही है, राबड़ी देवी से तू में हो रही है, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री पद के योग्य तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो शर्मसार करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्राफ बीजेपी का नीचे लाए, क्योंकि अभी की जो स्थितियां हैं, देश का जो मानस बना है, कुंभ के बाद जो स्थिति है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो जैसा प्रयागराज का महाकुंभ रहा, उसके बाद बिहार का चुनाव होना है। और अगर नीतीश कुमार की यही दशा दिशा रही तो भारतीय जनता पार्टी पर अब भारी पड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारी पड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि एक रास्ता निकल रहा है, निशांत अब किसी भी दिन औपचारिक तौर पर आ सकते हैं, ये एक रास्ता बन सकता है। देखिए, निशांत पार्टी में आ भी जाएंगे तो आज की तारीख में पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जेडीयू के जो बिखरने की तमाम जो आशंकाएं जताई जा रही, उससे ये माना जा रहा है कि कुछ भी हो, जिस वंशवाद का विरोध करते हुए नीतीश कुमार वहां पर आए, लेकिन अब नीतीश जब रिटायरमेंट के कगार पे हो, मुझे लग रहा है कि अब जो होता ना, एक तो होता है वीआरएस होता है और एक होता है कंपलसरी। तो अब नीतीश को जो है कंपलसरी रिटायर करना पड़ेगा, जो परिस्थितियां हो गई हैं। भले ही उन्होंने, भाई देखिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो वो बातें कुछ कहना चाहते हैं, अब वो कपड़ों की बात कर रहे थे,
अब बात ये सच है कि उन्होंने फ्री में लड़कियों को साइकिल दी और कपड़े देना शुरू किया, जो पोशाक मतलब ड्रेस देना शुरू किया। अब उन्हें पहले बिना कपड़ों के लोग घूमते थे, अब उसका जो इस हालांकि तरह वो देखिए वो प्रतीकात्मक था, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने ले नहीं, उड़े मैं वो। कह रहा हूँ हाँ। कि हो क्या रहा है कि देखिए, जब आप इस पद पर होते हैं, मुख्यमंत्री पद पर, जो बात आप कह रहे हैं हर्षवर्धन, आपकी एक एक चीज पकड़ी जाएगी। और जब तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से इस समय सोते हुए, मतलब अचेत मुख्यमंत्री हैं, तो अब अचेत मुख्यमंत्री बिहार जैसे राज्य के लिए उचित नहीं है। नीतीश कुमार जो करना था कर चुके। अब देखते हैं 30 तारीख के बाद अमित शाह वहां जा रहे हैं। देखिए नीतीश अचेत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस वहां बहुत सचेत हो गई है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जरा सोचना है। लालू प्रसाद यादव की छाया से निकलने के लिए कांग्रेस ने बड़े फैसले लिए हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू यादव चिढ़ते थे कि तेजस्वी का हिस्सा न खा जाए, उनसे बड़े नेता न हो जाए। कन्हैया को कांग्रेस ने वहां चेहरा बना दिया अपना, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का चेहरा बना दिया। कृष्णा अल्लावरू जो नए प्रभारी हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। जो अखिलेश सिंह वो लालू जी के एकदम नतमस्तक रहते थे। तो कुल मिलाकर ये दोनों गठजोड़ में जो गठजोड़ के साथी हैं उनके बीच में रस्साकशी बढ़ी हुई है। नहीं, पर ये आसान नहीं होगा। नहीं, रस्साकशी की अगर आप बात करेंगे तो वो तो देखिए इंडी ब्लॉक में ज्यादा बढ़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जो बात आपने कही कि कांग्रेस जो है वहां पर अब लालू प्रसाद यादव की छाया से मुक्ति चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे। तो अब राहुल ने जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली को लेकर कुछ फैसले लिए, देर से सही, उसी तरीके की स्थिति वहां पर है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल अगर इस तरीके से हावी रहे तो उनकी पॉलिटिक्स तो खत्म ही होती जाएगी। और कृष्णा अल्लूरी जिनकी बात हो रही, वो आज तक लालू से नहीं मिले हैं। कन्हैया कुमार ने भी जो यात्रा शुरू की, इसमें आरजेडी से कोई बात नहीं की। और वही सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष आगे बात कर सकता है। तेजस्वी जो बात करते रहे। अच्छा, अब समस्या ये है कि तेजस्वी वहां पर उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कुछ भी कहो हर्षवर्धन, आज की नई पीढ़ी भी जो आ चुकी है वो पुराना लालू का राज नहीं भूली है। और आप जो कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार की एक समस्या यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अगर वो सांप छछूंदर जैसी हालत है तो आरजेडी के लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति है। नीतीश कुमार 12 से 15% वोट जो अपने साथ लेकर चलते हैं, और नीतीश कुमार के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड वोटर है, जिसको लगता है कि उनका जीवन स्तर सुधरा है। क्योंकि लोग जो वो अति पिछड़े की बात करते हैं, तो देखिए अति पिछड़े में तो 52% वोट करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है लोकसभा चुनाव में। तो एमबीसी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी के साथ में ज्यादा है। लेकिन कोयरी, कुर्मी और इस तरीके का जो वोट है, महिलाओं का वोट अक्रॉस द जाति अगर आप बात करें, उससे कास्ट लाइन कहें तो वो वोट है। तो वो जब उनके लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तेजस्वी डेरोगेटरी शब्दों की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको चिढ़ा भी रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लिए ही दिक्कत है। नीतीश कुमार पे बहुत करारा और गंदा प्रहार भाषाई अस्मिता को अगर पीछे छोड़ते हुए जाता है, और जो लग रहा है कि चुनाव के समय आएगा, जिस तरीके से राबड़ी देवी और इनके बीच में मतलब चीजें हुई हैं। और एक बात आपको याद दिलाऊं, नीतीश कुमार तो अचेत हैं, लेकिन उनकी मां राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो आप यदि याद करिए कि विधानसभा में, सदन में, जब एक उनने कहा कि वहां पर हत्याकांड हो गया तो आप जाइए, तो राबड़ी देवी ने क्या कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए, आपकी जाति के लोग हैं ना तो आप जाइए ना, हम कहा जाए। ये विधानसभा के पटल पे दिया हुआ बयान है। तो जो सेंसिटिविटी है ना, और वाकई सबको साथ लेकर चलने की जो बात होती है, वो यहां पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है आरजेडी की। और लोग, बिहार का मूल पेशा राजनीति है ना, तो लोग ध्यान बहुत रखते हैं। नहीं, ध्यान बहुत रखते हैं, लेकिन देखिए जाति वाला मसला तो है, लेकिन जाति से इतर एक बड़ा वोट बैंक है ना मुसलमानों का, तो उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल आश्वस्त रहती है। कांग्रेस पार्टी को ये जो आजमाया हुआ नुस्खा मिला है कर्नाटक और तेलंगाना के मुस्लिम अपीजमेंट वाला, जिसमें उन्होंने केसीआर और ओवैसी के गठजोड़ को पीट दिया, जिसमें उन्होंने जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा वाली है उसको पीट दिया। उनको लगता है ये ताकत है, क्योंकि पीएफआई पर जब केंद्र ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी। अब उससे आगे वो बढ़ गए। कर्नाटक में 4% आरक्षण ठेकों में, जो 2 करोड़ तक के ठेके हैं, एक वहां का जो बिल है उसको नया लाया उन्होंने, उसमें कैटेगरी 2B जो SC/ST के लिए हुआ करती थी, अब उसमें मुसलमानों को डाल दिया। हर कोई कह रहा है भैया यही तो मोदी जी कह रहे थे, यही 24 के तुम्हारे घोषणा पत्र में था कि मुसलमानों को, मोदी जी कहते थे मुस्लिम लीग जैसा है, तो लोग कह रहे थे कम्युनल हो रहा है। अब कोई कहता है कि आखिर उनको क्यों न दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ था
कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, मत पंथ के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हुआ, और अब उससे आगे बढ़ गए हैं। नहीं, वक्फ का जो अभी सदन से न पारित हुआ है न उस तरह से, उसको भी खारिज कर दिया वहां की विधानसभा में। यानी जो मुस्लिमों को मैसेज देने की है, और वहीं तक नहीं रुके, प्रियंका गांधी फिर गाजा के लिए चिंतित हो गए। चिंतित होना चाहिए, कहीं भी एक भी व्यक्ति मिले तो संत, लेकिन क्या कभी इजराइल के लिए नहीं बोलेंगे? और भारत के साथ तो तकनीक को लेकर, सहयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल साथ रहा है, तो फिर क्यों गाजा गाजा कर रही? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, इस सवाल को मुझे लगता है कि हम लोग जितनी भी चर्चा करें वो कम है हर्षवर्धन, लेकिन अब सच्चाई सबको साफ साफ पता है। ये तो इस देश के मुसलमानों को सोचना है कि गाजा का नाम लेकर और ठेकों में 4% आरक्षण की बात करके भले ही इस चीज का ढोल पीट लिया जाए, लेकिन वाकई मुसलमानों को क्या मिल पा रहा है? मुसलमानों की स्थिति तो किसके शासन में बदली? मुसलमानों की जेब में पैसा किसके शासन में गया? मुसलमानों की शिक्षा और तालीम पर खर्चा किसके शासन में ज्यादा हुआ? लेकिन अब ये सब चीजें देखनी नहीं है, किसको मकान मिले, किसको दुकान मिले, किसको शौचालय मिले, किसको सड़क मिले। पर अगर वो इसी तरीके से गाजा पट्टी पर एक ट्वीट से खुश होना चाहते हैं तो खुश होते रहें, वो औरंगजेब की मजार पर आंसू बहाकर खुश होना चाहते हैं तो खुश होते रहें। गाजी को लेकर, मसूद गाजी को लेकर अगर उनको लगता है कि वो उनका हीरो हो सकता है तो वो खुश होते रहें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बात जो ये जितनी इस तरीके की हरकतें मुस्लिम लीग सरीखी कांग्रेस कर रही है, उसमें आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जब ये बात कर रहे हैं कि नया भारत है और ये भारत जवाब देना जानता है, और जो भी आप करते और सुनते चले आ रहे हैं वो अब नहीं होगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है, कुछ लोग जानबूझ के कूप मंडूक बने रहे हैं, कबूतर की तरह आंख बंद किए रहे हैं, अलग बात है। लेकिन सच्चाई सबको दिख रही है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, और ये जो सच्चाई जितना एक्सपोज होकर सामने आएगी ना हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि उतना ही उनके लिए दिक्कत है। वो भले ही 140 करोड़ में 22 करोड़ पर ही पूरा दांव लगाओगे, 138 करोड़ को आप खंड खंड करोगे, यही पॉलिटिक्स चल रही है ना। नहीं, तो क्या वो पॉलिटिक्स तो किया ना तेलंगाना में, जो जातीय जनगणना हुई तो उसके आधार पर कहा आरक्षण बढ़ा दो। यानी कोई और मॉडल नहीं, हर चीज पे आरक्षण बढ़ा दो। क्या आरक्षण बढ़ाने से सब मिल जा रहा है? और यही लड़ाई है। एक मॉडल है कांग्रेस का जो कहता है सब तोड़ तोड़ कर, अलग अलग करके बांट कर बात करो, ये कर दो। दूसरी तरफ एक मॉडल है जो देश के लिए हिंदुओं को एक करने की बात करता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सर्वोच्च शीर्ष निर्णय लेने वाली जो प्रतिनिधि सभा है, उसकी बैठक हो रही है। वो 21 तारीख से शुरू हुई, 23 को अब खत्म हो जा रही है। वहां पर 1450 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि संघ का शताब्दी वर्ष है, बड़े निर्णय लेने की बात है। और बड़े निर्णयों में भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ीगत परिवर्तन भी शामिल है। उन बड़े निर्णयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के आगे वो कैसे जाएगा ये भी शामिल है। जो हिंदू है, जो भारतीय है, उसकी परिभाषा कैसे होगी, ये भी इन 3 दिनों में उसमें मंथन हुआ। उसके परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि एक इसके साथ और चीज समझिए कि दक्षिण भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो गंभीरता है, क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी, कर्नाटक में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आई, इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन अब वहां पर बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा हो रही है, तो अगले महीने अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद भी हो रही है, जिसमें जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसका अनुमोदन वहां पर हो जाएगा। अब ये जो लुक साउथ की जो पॉलिटिक्स है, इसको समझिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, पीढ़ीगत परिवर्तन वाली बात, संघ मैसेज देना जानता है, और संघ ने इस प्रतिनिधि सभा में किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, वो मैसेज भी हर्षवर्धन दे दिया है। और कुल मिला के सख्त फैसले लेने की जब बारी आती है तो वो ले रहा है। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा 30 मार्च की जो तारीख है, वो तारीख बड़ी ऐतिहासिक होने जा रही है हर्षवर्धन। नहीं, ऐतिहासिक है, और मैं उसके पीछे का थोड़ा सा वो जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ। दरअसल माधव नेत्रालय का लोकार्पण होना है। वो माधव स्मृति न्यास उसको चलाता है, भैया जी जोशी उसको देखते थे। बड़ा महत्वपूर्ण संघ का प्रोजेक्ट है। संघ वैसे पूरे देश भर में समाज के ही काम करता है। अभी 19 वाले कुंभ में भी और 25 वाले कुंभ में भी प्रतिदिन 25,000 से अधिक लोग सेक्टर 6 में, जो प्रयागराज का जो महाकुंभ नगर था, अस्थायी जिला, वहां 25,000 लोग प्रतिदिन अपनी आंखों का टेस्ट कराकर, चश्मा लेकर वहां से गए। माधव नेत्रालय ये नागपुर में ये बड़ा केंद्र होगा चिकित्सा का, आंखों का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए कहा गया। जो वहां के
संघ के प्रमुख हैं, संचालक हैं, उन्होंने बात की होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गया, बीच में एक विदेश विभाग देखने वाले नेता, उनसे बात हुई। जब ये कहा गया कि वो उसके लिए हामी भर दिया, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नागपुर आए, माधव नेत्रालय का लोकार्पण करें, लेकिन वो केशव स्मृति न जाएं जो रेशिम बाग में है। हालांकि मुख्यालय संघ का महाल है, लेकिन संघ मुख्यालय के तौर पर उसी को सामान्य लोग देखते हैं, रेशिम बाग, क्योंकि वहीं जब जाते हैं हेडगेवार स्मृति मंदिर। उसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां भी जाना चाहिए। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेशिम बाग नहीं गए, ये भी एक तथ्य है। उन्होंने, जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ये स्वयंसेवकों के मन में पीड़ा है, उनको अच्छा भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि तक गए लेकिन फिर भी वहां नहीं गए। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जानकारी है कि वो कार्यक्रम तय हुआ, सरसंघ चालक भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। 30 तारीख को उन लोगों की अलग से भी मुलाकात होनी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि अप्रैल का प्रथम सप्ताह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, ये लगभग आप तय मान लीजिए। नहीं, इस लिहाज से भी सोचिए कि देखिए, जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक दिशाशूल चल रहा था ना, कि मतलब किस दिशा से अध्यक्ष बने और क्या दिशा हो पार्टी की, तो नवरात्र के जब 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उसी समय शक्ति पूजा के साथ में ये जो नागपुर, इसको मैं समिट बोल देता हूँ, ये शिखर सम्मेलन जो नागपुर में हो रहा है, भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सभी भारतीय जनता पार्टी समेत अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख हुए, और देश के प्रमुख के तौर पर, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में वैसे देखा जाए प्रचारक प्रधानमंत्री। अब देखा जाए तो संघ आयु लगभग बराबर है दोनों की। अब वो ये जो शिखर वार्ता है, इस शिखर वार्ता में भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष मिल जाएगा, ये तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, क्यों नहीं भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जब जनसंघ में दोहरी सदस्यता की बात आई थी, तो जनसंघ को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी नहीं बता दी गई थी, और जनता पार्टी के साथ में संबंध तोड़ लिए थे बीजेपी ने। संघ के बगैर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये भाजपा भी जानती, सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दूरी बनाने का मतलब भी क्या था? नहीं, एक तो ये कि पहली बात तो ये है कि संघ और मोदी में कोई दूरी नहीं, बिल्कुल। इतना शानदार तालमेल, टॉप जब हम कहते हैं तो सरसंघ चालक मोहन जी और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले। तो मोहन जी और दत्ता जी के नरेंद्र मोदी से जो रिश्ते हैं वो अकल्पनीय है। सबसे पहले सर कार्यवाह रहते हुए दत्तात्रेय हुसबाले ने ही नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए बढ़ाया था संघ की तरफ से, और ये माना जाता है कि ये जो तीनों लोग हैं, इनके बीच में जो सहमति होती है वो सभी बड़े मुद्दों पर थी। संघ के जितने एजेंडे रहे वो नरेंद्र मोदी ने लागू किए। अभी अगर आप ध्यान से देखें, वो जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बयान आया था जिसके बाद ये सब हुआ। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, नड्डा जी से भी कोई किसी तरह की संघ की नाराजगी नहीं, जो नाराजगी थी वो बहुत स्पष्ट तौर पर बता दी गई थी, और उसके बाद दत्ता जी उनके घर भी गए थे, और बाकायदा जितनी बातें उस वक्त कहनी थी वो सब हो चुकी। संघ के एक वर्ग में उसको लेकर पीड़ा थी, स्वयंसेवकों को बुरा लगा था नड्डा जी का वो बयान। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मराठी सम्मेलन हो, प्रधानमंत्री कहीं बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, वो संघ कैसे उनको बनाया, संघ उनके जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कैसे बनाता है। संघ मतलब देशभक्ति, जो केशव बलिराम हेडगेवार ने जो संगठन खड़ा किया, वो कैसे 100 वर्ष में बड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें मानना होगा, और मैं तो ये मतलब दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए विचारधारा, देश और संघ कैसे सोचता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनके अभी के बयान और पॉडकास्ट में जो कुछ उन्होंने बोला उससे बहुत स्पष्ट होता है। नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि जब आपने प्रचारक प्रधानमंत्री कहा, तो ये आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो अगर वहां पर पूजन होता है तो ध्वज का होता है, जिसमें कोई चेहरा नहीं है, प्रतीकों पर इतनी बात नहीं होती। वहां पर विचार महत्वपूर्ण है और व्यक्ति वहां पर निमित्त मात्र होता है। ये बार बार संघ के लोग कहते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के जरिए उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, और उद्देश्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देश को मजबूत कराना, या आप कह लीजिए कि परम वैभव को देश को पहुंचाना, ये उनका है। अब इसको लेकर तमाम लोग बहुत बातें कहते रहे हों, कुछ करते रहे हों, लेकिन इसी संघ कार्यालय में राष्ट्रपति होते हुए प्रणब मुखर्जी भी गए, तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, ये भी आप ध्यान रखिए, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता थे। तो मुझे लगता है कि ये जो जरा भी कंफ्यूजन, जो बीच में थोड़ा सा जो खाई की बात चल रही थी, और जो बटन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उधेड़ने की कोशिश हो रही थी, हाँ, जेपी नड्डा के बयान से संघ के शिखर पुरुषों को दिक्कत नहीं हुई है।
लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उससे बहुत नाराज थे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, ये क्यों कहा गया। इसलिए क्योंकि माँ पिता से आगे जाकर तो कोई अपने आप को आगे नहीं बना सकता, उनको खारिज करने की ये जरूरत थी नहीं। तो इसलिए ये एक थोड़ा भावनात्मक मुद्दा था, लेकिन बात वही कि उद्देश्य आगे निकल गए। लेकिन आगे निकलना है तो भैया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर भी ध्यान देना होगा। ये जो ग्रोक, पहले लोग कहते थे ना कि गूगल अंकल आ गए, गूगल बाबा बता रहे हैं, अब उससे बहुत आगे का मसला हो गया है। जो एलन मस्क के एक्स का ग्रोक आया हुआ है, उसने कमाल कर रखा है, थोड़ी तबाही भी मचा रखी, क्योंकि सब वो बोल रहा है, क्योंकि मशीन है तो जैसे आप सवाल पूछते हैं वैसे वो जवाब। अच्छा, मैं इस पर एक थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ हर्षवर्धन। क्या हुआ कि ग्रोक जैसे ही आया तो उसके बाद तमाम लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि भाई इस पर सरकार रोक लगाने जा रही है, क्योंकि उसने जो है मोदी सरकार की पोल खोल दी। अच्छा, आप देखिए कि एजेंडाबाजों को इनके दिमाग में किस तरीके की, जिस चिप की बात मैं कर रहा था ना वो। अच्छा, ये हर्षवर्धन क्या हुआ मैं बता देता हूँ, ये तो बताएंगे नहीं। मैं देख रहा था ट्विटर पे, एक्स पे, पूछा गया कि हर्षवर्धन कैसे पत्रकार हैं, तमाम तमगों से इनको विभूषित किया गया, 10-15 तरीके से घूम घूम के चीजें कही गई। अब आप जरा स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि ग्रोक ने हर्षवर्धन त्रिपाठी के बारे में क्या कहा। अब जिस ग्रोक ने मोदी की नाक में दम कर दिया, इन तमाम जो मतलब इनके लिए मेरे पास एक शब्द है, ये यूट्यूबर कठमुल्ले जो हैं, कट्टरता के जो प्रतीक हैं, जिनके दिमाग में जो चीजें भर गई हैं, उनको जवाब तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दे दिया। हालांकि मुझे और हर्षवर्धन को अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम सर्वज्ञानी नहीं हो सकते हैं, सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि क्या देश के लिए खराब है, क्या समाज के लिए खराब है और क्या सही है, और इस पर हम चर्चा करके अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। और ये जो ग्रोक साहब से जो पूरा जो खिलंदड़ कर रहे हैं, ये सारे मतलब जो है क्या कहें, रिटायरमेंट की एज वाले लोग नहीं। और इसमें एक बात जरूर है, गंभीरता से हमें ये तो सोचना होगा कि हमारा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी जल्दी आएगा। तो चाइना ने भी डीप सीक बना लिया, ग्रोक एआई है, चैट जीपीटी है, और भी दूसरे एआई बन रहे हैं। हमारा अपना जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि 1 साल के भीतर हम बना लेंगे। और इस सरकार में सेमीकंडक्टर मिशन हो, जो इंडिया सोलर अलायंस हो, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जहां हमने जो जिसको कहते हैं ना कि हमने एडवांटेज लिया, हम आगे बढ़े, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें करेंगे। और एआई जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो हमेशा बुद्धिमत्ता के पीछे चलेगी। और देखिए, जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ वहां पर है, जो पहले से रचित है, उसी में से वो कुछ बता देगा। लेकिन कई मालूम बड़ा अच्छा है, अगर आप जल्दबाजी में हैं अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, किसी विषय पर, तो जल्दी से आप जान सकते हैं। तो एआई का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और ग्रोक जो कुछ कर रहा है वो शायद उसका भारत में उसको अभ्यास नहीं था कि लोग इस तरह के सवाल पूछेंगे। लेकिन ये भी कमाल है जो आपने बात कही ना, कि अपनी बुद्धि पर यकीन नहीं है, सब कुछ उससे पूछना है, उससे पूछवाना है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने पहले कहा था ना, बंद बुद्धि वाले लोग। नहीं, आप फिर आप बुद्धि कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहां पर एक रीडर है जिसमें कार्ड जाना है, जिसमें कुछ फीड किया जाना है, और उसी आधार पर आगे बढ़ना है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धि नहीं, ये कृत्रिम पूरा इनका संसार ही था, ये पूरा आभासी संसार में जीने वाले लोग, इनका पूरा जीवन ही ऐसे ही चला है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी सोच नहीं है, अपनी देश की सोच नहीं है, अपने समाज की सोच नहीं है। जाए भाई, आपका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन जो है उससे ही तो आप प्रभावित होते हैं। लेकिन आप किससे प्रभावित हो रहे हैं, किससे बल्कि संचालित हो रहे हैं। प्रभावित होने जाने दीजिए, ये संचालित दूसरों की बुद्धि से होते हैं। हर्षवर्धन, मेरी समस्या यहाँ पर है। अच्छा, चलिए एक लाइटर नोट पर खत्म करते हैं, क्योंकि हम तो गए नहीं थे, लेकिन आप शिवराज जी के पुत्रों के रिसेप्शन में गए थे, तो सब कह रहे हैं कि शिवराज जी ने देखिए पुल बना दिया, खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी एक साथ पहुंचे। लेकिन आपने तो कुछ और दृश्य देखा था, बस वही बताइए, वहीं खत्म करते हैं। हाँ, नहीं देखिए, शिवराज बड़े नेता हैं और वहाँ पर कमलनाथ से लेकर विपक्षी पार्टियों के सभी नेता आए, और सभी, कोई दल ऐसा नहीं था जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ ना रहा हो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, वहाँ पर आपको बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। राहुल, प्रियंका और खड़गे अंदर आ रहे थे, मोदी जी जा रहे थे प्रधानमंत्री आशीर्वाद देके, चूंकि दोनों बेटों की शादी थी ना, तो 2 वर वधुओं को आशीर्वाद देकर जा रहे थे। जैसे ही गए तो मोदी जी ने अपनी चिरपरिचित शैली में तत्काल खड़गे जी को देखा, खड़गे जी नमस्कार, हाथ जोड़ के किया, और उसके बाद उन्होंने राहुल और प्रियंका को संबोधित किया, नाम लेकर संबोधित किया, सम्मान सूचक शब्दों के साथ में। और वहीं ये चारों लोग खड़े होकर, चारों लोग की सिक्योरिटी, एसपीजी और उनके साथ में चारों के साथ, तीनों के साथ सिक्योरिटी थी, पूरा घेरा बना लिया, और वहां कर 5 से 7 मिनट बड़े हल्के अंदाज में बात हुई। और मैंने कभी भी संसद में इस तरीके से ना राहुल प्रियंका को मोदी से बात करते हुए हंसते हुए देखा, ना खड़गे को देखा, बल्कि खड़गे और मतलब मोदी ने राहुल की पीठ पे हाथ भी रखा, मैं आपको बताऊं। और इस तरीके से बड़ा मतलब
एक अच्छा वातावरण था। तो ये जो देखिए राजनीति में एक दूसरे पर जो इस तरीके के शब्द बाण चलते रहते हैं, लेकिन ये जो एक होता है कि सामाजिक जीवन में किस तरीके का व्यवहार करना है, तो देखिए एक बात समझिए ना, मोदी के खिलाफ किसी को खड़ा करना है, कभी योगी को खड़ा कर दो, कभी शिवराज को खड़ा कर दो, कभी राजनाथ सिंह को खड़ा कर दो, तो आप खड़ा करते रहिए। लेकिन देखिए आज की तारीख में सबको मालूम है कि सब खड़े हुए हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी के दम पर। यह गलतफहमी बीजेपी में किसी को नहीं है, बाकी बाहर हो तो हो। इसी पर ये देखिए, और जाते जाते इसीलिए मैंने कहा राज की बात बताई उन्होंने, वो भी हर्ष के साथ बताई, सुंदर दृश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।